बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.9 कवर करेंगे और ये है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन जीपी। ठीक है जी। पहले पिछली एक्सरसाइज में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अब उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं बताई थी मैंने आपको। लेकिन एक इसकी ये है कि ये जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरसेस इसी जीपी के साथ बढ़ते हैं, इसी यानी कि पहले एक होगा, उससे डिवाइड होके दो, दो से चार, चार से आठ। तो अगर उनकी तादाद काउंट करनी है तो इस जीपी के जरिए की जा सकती है। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, कुछ आप इस एक्सरसाइज में देख लेंगे। और ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, साइंटिफिक एप्लीकेशन तो इसकी बेशुमार है। अच्छा जी, एग्जांपल वन ये है कि मैन डिपॉजिट्स इन ए बैंक 20 रुपीज इन हिज फर्स्ट ईयर, 40 rupees in his second year and 80 in the third year and so on. Find the amount he will have deposited in the bank by the 7th year. अच्छा, 7वें साल तक कितनी वो रकम जमा करवा चुका होगा, ये यानी कि सबका टोटल पूछ रहा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम जो होती हैं, सबसे पहले आपने उनको अच्छी तरह पढ़ना है और उसको समझना है क्वेश्चन को। तो ये अब आपका काम है। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस काबिल हैं कि इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ जाएं कि वो क्या क्या रहा है। 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, फिर 320, 5 तक हो गई, और फिर 640, और फिर 1280 आखिरी होगी, और A120 हुआ। ठीक है, पहली ये थी। R जो है वो 2 के इक्वल हुआ, 40 डिवाइडेड बाई 20। अब 20 इंटू एज पावर, अच्छा ये फार्मूला जो था, फार्मूला ये था ना हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू A1 माइनस आर एन ओवर 1 - R। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 - R करें या R - 1 करें, वो फार्मूला सेम ही है। तो 7 है n इस केस में। ठीक है, तो n की जगह 7 आ गया। 2 माइनस 2 जो R था, ये R2 है, ये n7 है, A120 है। इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, 2540 रुपीज़ हो गए। ठीक है, इसने यहाँ रुपीज़ नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए हैं, आपकी मर्जी। आप यहाँ भी लिख सकते थे, और आखिरी स्टेप में ही बस लिख दें, उतना ही काफ़ी है। बाकी ऊपर रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूँ। ए पर्सन इन्वेस्ट 2000 रुपीज़ एट 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 4% इंटरेस्ट मिलेगा उससे, एनुअली कंपाउंड होगा। एनुअली कंपाउंड होने का मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसे इंटरेस्ट, पहले में तो ये इंटरेस्ट हुआ ना 440, ये आपको पता ना 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अच्छा, अगर सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपने, तो उसके लिए फिर सिर्फ इससे आपको करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो इंटरेस्ट बना 80 रुपीज़ इंटरेस्ट बना, ये उसे इंटरेस्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो वो इसको 80 रुपीज़ को निकलवा लेता है, तो फिर अगले साल 2000 रुपये पड़े हैं, तो 80 ही उसे नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं निकलवाता, तो इट मीन्स कि अब जो उसकी टोटल अमाउंट है वो 2080 है। अब इसको आप 04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कोई 80 मल्टीप्लाइड 4, 3.2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो इतने। अब ये है, इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उसे 2000 जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, उसी पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। उसे ये 80 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा ऊपर ऐड किए हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चले रहने देता हूँ मैं इनको ऐसे ही। इंटरेस्ट कंपाउंडेड। अच्छा, और इसमें अगर आपने टोटल फाइंड आउट करना है कि उसे कितना मिलेगा, ये तो उसके ऊपर इंटरेस्ट था ना, ये और ये, तो उसके लिए 1.04 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2080 हो जाएगा। 80 + 20 करें या 1.04 से आप मल्टीप्लाई कर दें। वो पूछ रहा है कि अगर ये कंपाउंडेड एनुअली हो, व्हाट
इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी उसे मिलेगी। तो R 1.04 हुआ, A ये हुआ, N 5 हुआ, उसमें आप पुट करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में इतने मिले, सेकंड में ये मिले, थर्ड में ये मिले, और ये आप यहाँ पर पुट करके कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ फिफ्थ ईयर का पूछ रहा होगा, व्हाट्स द टोटल अमाउंट ही विल गेट आफ्टर। हाँ जी, ये इसमें वो फार्मूला नहीं आप लगाएंगे, टोटल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा। वो तो तब था जब वो सीरीज इन सबको आपस में ऐड करना होता, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहे, सिर्फ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। सॉरी, मेरे से थोड़ा सा गलत रीड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अमाउंट होगी, ये मैं बता देता हूँ। द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, देखें ये इंटरेस्ट उसने ऐसे ही कैलकुलेट किया ना, पी टोटल अमाउंट 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4/100, ये 4/100 है ना, तो ये 80 रुपीज़ बनेगा। उसने कैलकुलेट नहीं किया। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो ये हो जाएगी 1.04 से, अब वो मल्टीप्लाई कर रहा है। द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये अब उसके ऊपर ये पड़ा, एंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जो यानी कि रेशो है ये A1 इंटू आर पावर एन, ये, और A1 इसको P कह रहा है, P जबकि 2000 है, और R वो कह रहा है 1.04। तो A पावर N 5 है, तो ये A1 R पावर 5 कैलकुलेट करके आप फिफ्थ ईयर में इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको ये मिल जाएगी वैल्यू, आपको फोर्थ ईयर में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, फिफ्थ ईयर में ये जरा गौर से देखें। द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द अबव ज्योमेट्रिक सीरीज, दैट इज, पहले जो शुरू में उसके पास अमाउंट है वो A1 है, फर्स्ट ईयर के एंड पे 1 इंटू आर पावर 1 है, और सेकंड ईयर के एंड पे ये जीरो ईयर है, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे है, ये सेकंड ईयर के एंड पे है, आर पावर 2 है। इसे आपने ऐसे नहीं करना, और फिफ्थ ईयर के एंड पे होगी आर पावर 5, वो फिफ्थ टर्म होगी इसकी। ठीक है, ये नहीं करना जी कि A5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो A1 इंटू आर पावर 5-1 कर दें, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए उसने इस तरह पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखा है, उसने डायरेक्ट फार्मूला लिख के नहीं कहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इस प्रॉब्लम को आप गौर से पढ़ें, मैंने भी तफसील से पढ़ाया, उसने भी तफसील से इधर आंसर इसका लिखा हुआ है। ये आपके पेपर में ये भी आ सकती है, और इस तरह की प्रॉब्लम आगे भी एक्सरसाइज में भी हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें आपने समझना है कि इधर हमने A1 आर पावर 5-1 क्यों नहीं किया। इसको मैं क्रॉस लगा दूं, ये ऐसे नहीं करना, ये A5 विल बी इक्वल टू A1 आर पावर 5 होगा, ये ठीक होगा। ये अब आपने समझना है, वो मैंने आपको तफसील से बता दिया है। यहाँ पर मैंने बताया था कि A1 ज़ीरो, शुरू वाला जो बिगनिंग है वो ज़ीरो से बिगनिंग है, और फर्स्ट ईयर के एंड पे जब होगा तो A1 इंटू आर होगा। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल 3 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए बिग टाउन इज 97, जो भी ये बनती है कोई 9,72,405 है, एट प्रेजेंट एंड 4 years बिफोर इट वाज इतना, फाइंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज इफ इट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ी है, ज्योमेट्रिकली बढ़ी है, तो आर हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको ये क्या फोर्थ ईयर के एंड पे है ना, तो ये फर्स्ट ईयर है, तो ये A5 करके ये होगी। ठीक है, फिफ्थ टर्म है, एंड इट्स द फिफ्थ टर्म, ये अब आपने देखना है ये। ठीक है, ये नहीं कि 4 है तो R4 और आप बगैर सोचे समझे फार्मूले ऊपर लगाते रहे। ठीक है, वो वहाँ वो जो फार्मूला डेवलप किया हुआ है A into A1 R⁻n-1, वो फार्मूला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है वहाँ ये एग्जैक्टली इस तरह नहीं लगेगा, क्योंकि ये 4 ये देखिए
स्टार्टिंग ईयर आज कोई पॉपुलेशन है किसी की, किसी टाउन की फर्ज करें 100 है, तो फर्स्ट ईयर एक साल बाद कितनी हो गई, चले लगा लें जी 1% के साथ बढ़ रही है, या इसे 1000 कर लें, ठीक है। और चलें 1% ओरिजिनली पे हम रख लेते हैं, 1% ओरिजिनली बढ़ रही है, तो 1000 का 1% होगा 10, तो ये बन जाएगा। अब इसका 10% क्या होगा, 101, ये 11, इस तरह करके कोई ये बन जाएगी, या मे बी ये 11 बन जाए, और इस तरह करके ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है एपी की, जीपी की सॉरी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन ये 0th ईयर था, पहला ईयर या फर्स्ट ईयर इसे कह लें। जब वो कहता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फिर आपको ये जीरो कंसिडर करना पड़ जाता है, फिर आप कहते हैं कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे सेकंड टर्म थी, जब ए फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो ये सेकंड टर्म थी, जब सेकंड ईयर एंड हुआ तो ये थर्ड टर्म होगी, इस वजह से ये जीरो ईयर है। लेकिन इंडेक्सिंग जो ज्योमेट्रिक सीरीज की है वो तो आपको पता है जीरो से नहीं स्टार्ट होती, वो वन से स्टार्ट होती है, इस वजह से ये कंफ्यूजन हो सकती है, ये आपने दूर करनी है अपनी, और फिर ये क्वेश्चन होंगे नहीं तो आप मार खा जाएंगे इसमें और गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए बिग टाउन is इतनी and after 4 year it was इतनी, find its rate of increase if it increase geometrically। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि आप कह लें ये पहले ईयर में थी जब पीछे जाने की बजाय, और ये इसका मतलब है फिफ्थ ईयर में A5 ये है, A1 आपके पास ये है, और R आपने फाइंड आउट करना है, R आप इस फार्मूले में रख के, और ये आपको पता ना, अब ये परसेंटेज ऊपर इस एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको सारा, 1+R/100, इसमें आप ये रख के और यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ ईयर के एंड पे है, लेकिन एन आपके पास ये 5 होगा, और जब आप ये रखेंगे तो ये अब आप 4 आएगा आपके पास, और यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 5% बन रही है। चलें, ये एग्जांपल्स ख़त्म हुई, आपकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझें, नहीं समझ आती तो अपने क्लास टीचर से जाके पूछ लें, दोस्तों से डिस्कस कर लें, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एग्जांपल्स, और अहम एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है जी। और मैं नहीं समझ आई तो ये वीडियो ज़रा दोबारा देख लें, ये आगे यहाँ से आगे बताना तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यू शुड बी गुड इनफ। वो जो 3 कैटेगरीज हैं, मैथ गुरुज और मैथ लवर्स, उनके लिए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो इसको ना समझ पाएँ, और जो रह गए कि सैम स्टे अवे मैथ, अगर उन्हें समझ ये नहीं आ रही तो यू आर इन बिग ट्रबल, वो वाकई आपको किसी भी सूरत आपको आगे मैथमेटिक्स में स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक का स्टफ है। तो ये अब आप समझ लें, मैं अब इधर इतनी छोटी चीज़ें, ये नहीं कि मैं मैट्रिक का मैथ आपको एफएससी में पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप यू आर क्रिस्टल क्लियर इन मैट्रिक्स मैथमेटिक्स, क्रिस्टल क्लियर हैं आपको मैट्रिक का मैथ, ठीक है। इस वक्त हम एफएससी का मैथ पढ़ रहे हैं, ना कि मैट्रिक का। चलें, पावर्स वगैरह काफ़ी डिटेल से वहाँ डिस्कस हुई है, छोटी सी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देखते हैं तो ये फिर इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। 6.9 वो कह रहे हैं मैन डिपॉजिट्स इन ए बैंक ₹8 इन फर्स्ट ईयर, 24 in second and 73 in third and so on, find the amount he will have deposited in the bank by the fifth year। फिर इनको टर्म्स को ज़रा आपने गौर से देखना है, ये A1 है उसकी 8 है, A2 24 है, A3 72 है, और he will have divided by the A4 और A5 बीच में रह गई है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर उससे कह रहा है, जीरो ईयर नहीं, अब इसको कह देना क्योंकि इसी को वो खुद नाम दे रहा है कि ये फर्स्ट ईयर है। फिफ्थ ईयर में A5 हमने फाइंड आउट करना है, तो A5 किसके इक्वल होगा, A1 इंटू आर पावर n-1 A5 होगा, लेकिन हमने टोटल फाइंड आउट करना है तो ओ एस एन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये A1 A2 A3 है, R अपने फाइंड आउट कर लिया 3 है,
और यहाँ आपने 3 की देखा, मैंने इसी तरह ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। आप वो आर पावर n माइनस वन या आर ओवर आर माइनस वन वो फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। कैलकुलेटर से आप कर ले, मैंने इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं इधर किया। यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस। तो ठीक है जी, ये आप देखें कि ए एन फाइंड आउट करते तो आर ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन यानी कि 4 होना था फिर उस केस में, लेकिन इस केस में हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये फार्मूला इधर लगाया और ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। ए मैन बारोज इतने रुपीज 32,760 विदाउट इंटरेस्ट एंड एग्रीज टू रीपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, each installment being twice the preceding one. Find the amount of last installment if the amount of first installment is इतना। अब वो कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट A1 ये हो गई, ये SN है, टोटल अमाउंट है, यानी कि उसने जो पैसे देने हैं 8, अगली दफ़ा वो कह रहा है एग्रीज टू रीपे इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस, यानी कि हर दफ़ा वो डबल पे करता है। अब 16 किया, अब 8 किया, अगली दफ़ा 16 करेगा, फिर 32 करेगा, करते करते उसने यहाँ तक पहुँचना है। तो इसका मतलब एस एन ये हो गया हमारे पास, ए ये हो गया, आर 2 हो गया, ट्वाइस है, और एन हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लगाएं जी आप, ये देखें एस एन ये हुआ, आर 2 ए, इसके एन फाइंड आउट करना है, इस फार्मूले में रखें और एन फाइंड। अब इस फार्मूले से आपको एन फाइंड आउट करना आना चाहिए। कैसे ये मैंने किया, ठीक है, वो आपके सामने है, बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एन 12 के इक्वल आया और ये मैंने इधर पुट करके भी देख लिया और ये इसी के इक्वल आया। ठीक है जी। तो अच्छा, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पूछ रहा था कितनी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के लिए पहले आपको एन फाइंड आउट करने पड़ेगा, फिर एज 12, एन 12 के इक्वल आया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, अगर ये इंटीजर नंबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो क्योंकि उसने ये रकम दी इस तरह हुई है कि जब देखें 8 से शुरू हुई है ना, 8 प्लस 16 इंटीजर्स आप ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर ही बनेगा और ये भी एक इंटीजर ही आएगा। तो ये 12 आया, इसका मतलब है हमारा ये दुरुस्त है। तो यहाँ पर पुट की हमने आर की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए आर की भी, और ये हमने ले लिया। चलें क्वेश्चन 3 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज ये, what will be its population after 3 years if it increases geometrically at the rate of 4% annually। फिर अब इसमें A1 तो ये हो गया, थर्ड ईयर के एंड पे पूछ रहा है तो A4 आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 0th ईयर पे, 0th ईयर है ये, लेकिन ये 0th टर्म नहीं है, ये आपने देखना है। ये 0 ईयर पे यानी कि बिगिनिंग ईयर ये है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है जीपी की, ये आपने देख लेना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने व्हाट विल बी द पॉपुलेशन A4 फाइंड आउट करना है। A4 क्या होगा, A4 इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस वन, तो आर एन 4 होगा। ठीक है, तो वो ये पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो फिर भी A3 इज इक्वल टू, ये A4 आना चाहिए था, यहाँ ये गलती है। इधर आप यहाँ इसको ए कह दिया, फिर चलें अगली A1 A2 A3 होगा, लेकिन नहीं, ये A4 होना चाहिए। ये A4 है, ये A4 है। A4 इज, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। A4 इज द पॉपुलेशन, population at the end of 4th ईयर। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, ये आपने इसमें देखना है इसको गौर से। ठीक है जी, चलें बाकी वैल्यूज पुट करनी वो कोई मसला नहीं है, आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है द एनरोलमेंट ऑफ अ फेमस स्कूल डबल्ड आफ्टर एवरी 8 years फ्रॉम 1970 to 1994। इफ द एनरोलमेंट वाज 6000 in 1994, what was the enrollment in 1970?
इंक्रीज डबल हो रही है, और 1904 में उसने बता दिया, 1970 में नहीं उसने बताई। वो फाइंड आउट हमने करनी है। अच्छा, अब इसमें ट्रिक ये होता है कि ये जो अब ईयर्स कैलकुलेट करेंगे ना इससे लेके इससे, वो बड़े ट्रिकी हैं। ट्रिकी इस हिसाब से है कि 94 माइनस 70 कितना हुआ, 14, लेकिन ये 15 ईयर्स हैं, 70 भी इंक्लूडेड है। तो जब आप इस तरह नेगेटिव करेंगे तो ये 14 आएगा, जबकि ये 14 नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ा ट्रिक है, वो आपने देखना है। ये देखें जी। अच्छा, एक और इसमें ट्रिक है, ये 14 नहीं है, सॉरी। वो कह रहे हैं एनरोलमेंट ऑफ ए फेमस स्कूल डबल्ड आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये आप लिख लें, इसीलिए मैंने इधर लिखा है। ये देखें, 1970 में फिर 8 साल बाद ये, और ये वैसे भी 24 आता है, 1970 में और 1978 में पॉपुलेशन डबल हुई। इधर जितनी भी पॉपुलेशन थी डबल होके इसके इक्वल हो गई, इधर जितनी भी थी डबल होके 86 में डबल हो गई। उससे डबल हुई 1994 में, जो कि 6000 की इक्वल है। तो अब ये सीरीज, ये है 0th ईयर। अब फर्स्ट ईयर कहना है तो ये टर्म बनी A1, ये A2 की टर्म हुई, ये A3 हुई, A4 हुई। A4 हमारे पास दी हुई है, A1 हमने फाइंड आउट करनी है। R जो है वो डबल टू कह रहा है उसको, ठीक है ना, उसे डबल कह रहा है। इस फार्मूले में वैल्यू रखें तो A1 750 आ गई। 750 स्टूडेंट्स जो थे 1970 में थे। ये आपने ज़रा गौर से इसको देखना है, ये इसीलिए इधर लिखी मैंने। हाँ हाँ, ये इसीलिए मैंने इधर 4 ईयर्स लिख लिए। आप भी इस तरह लिख के कर लें। ये क्वेश्चंस हैं बड़े आसान, लेकिन थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं। एक आधा ट्रिक हर क्वेश्चन में है तकरीबन, तो ये आपने बड़े गौर से करने हैं। अब ये 5th क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है। तो ये नहीं है कि आप समझे बगैर इसमें बस फार्मूला लगा दें और आप ये समझ लें अच्छा इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, चलो जी लगा दो। नहीं, वो ज़्यादातर चांसेस यही है कि फार्मूला आप ठीक भी लगाएंगे तो आंसर गलत ही निकाल बैठेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम है। देखा, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं था पढ़ा, तो मैं समझ रहा था 94 माइनस 70 24 आएगा, जबकि ये 8 ईयर वाला मेरे से मिस हो गया था। तो ये इस तरह लिख के 3-4 टर्म्स बनेगी, उनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चलें, क्वेश्चन 5 हम देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 ज़रा आपने गौर से देखना है और इसको आपने समझना है, और इसको फिर ये क्वेश्चन होगा इसमें, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये इसीलिए मैंने ये नीचे लिखा है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है सिंगुलर कॉलरा बैक्टीरिया, मैंने बताया था ना बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो डबल होते हैं या इसी रेट से बढ़ते हैं, डबल ट्रिपल। तो फिर उस उनको कैलकुलेट करने के लिए उनकी तादाद जीपी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वो जीपी इस्तेमाल होने लगी है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आया, वो कह रहा है जी के सिंगुलर कॉलरा बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 2 कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ एन आवर, यानी कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं आधे घंटे में। इफ वी स्टार्ट विद द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, यानी में उसमें कितने भी आप बैक्टीरिया समझ लें, A B C D, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लें, 10 20, कोई वेरिएबल ही आप अज्यूम करें कि आप, हमें नंबर एग्जैक्ट नहीं पता। हाउ मैनी बैक्टीरिया विल वी हैव इन एन आवर्स, एन आवर्स में कितने बैक्टीरिया होंगे। अब ये आपने क्वेश्चन जरा गौर से समझना। ये देखें, 0th स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उस पे बैक्टीरिया कितने हैं, ए इसने कंसिडर किया हुआ है, ए, या हम जो वो वाला A1 कंसिडर करते हैं, चलें A1 कर लें, क्योंकि फार्मूले में A1 होता है ना। तो 0th आर पे अभी मौजूदा जो है A1 बैक्टीरियाज हैं। हाफ एन आवर ये है इधर तादाद, ठीक है, ये A1, ठीक है। A1 बैक्टीरिया है, हाफ एन आवर के बाद कितने हो जाएंगे, 2A1 हो जाएंगे, या 2A इसे कह लें। उसके बाद कितने हो जाएंगे, 4A1 हो जाएंगे। उसके बाद कितने हो जाएंगे, 8A1 हो जाएंगे। इस तरह ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ट्रिक ये है कि ये एन तक जाना ना, तो ये फर्स्ट, ये 0th आर पे जो है वो 0th आर वाले बैक्टीरिया फर्स्ट टर्म है, हाफ वाले 2 टर्म है, 1 वाले 3 हैं, 3/2 वाले 4 हैं, 2 वाले 5 हैं। तो ये जो फार्मूला बन रहा है देखें, वो 2n-1 बन रहा है, या 2k इसको कहना चाहिए था, क्योंकि k उधर n ले लिया है,
एन थार या इसे इधर के थार कहता। चलें इधर मैं के करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप मिक्स ना करें कि ये एन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका हम फार्मूला देख रहे हैं कि जीरो थार जो है वो फर्स्ट टर्म बन रहा है, हाफ आर जो है सेकंड टर्म बन रहा है, फर्स्ट आर थर्ड बन रहा है, 3/2 डेढ़ जो है फोर्थ बन रहा है। तो फार्मूला ये बन रहा है 2k+1। अब आप इसमें टर्म रखें, ठीक है, आप इसमें रखें कि ये जीरो थार है, आप इसमें रखें तो आपको पता चल जाएगा वो फर्स्ट टर्म है। आप इसमें हाफ एन आवर रखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेकंड टर्म है हमारे पास। आप इसमें 3/2 रख दें, 3/2 3+1 आपको पता चल जाएगा ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो उसके बगैर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। रट्टा मार लें क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, रट्टा मार के आप चाहे इसे छाप आएँ, लेकिन पेपर में ज़रा सा भी उसने यहाँ पे चेंज किया ना तो वो 1/3 आवर्स कर दिया या 1/4 आवर कर दिया तो बस फिर ये आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, तो कि इसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अब आर देखें, डबल कह रहा है ना, R2 हो जाएगा। A1 को मैंने ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिया क्योंकि बुक में आप उसने कैपिटल ए कहा हुआ है। टोटल आर्स कितने हैं, n। तो हमने टोटल टाइम बैक्टीरिया डबल्स ये 2n+1 इधर कर लें। ठीक है जी, ये 2 यहाँ से ये इधर ले लिया। टोटल टाइम जो है वो टोटल टाइम्स, टाइम नहीं टोटल टाइम्स, टाइम और टाइम्स में फर्क है। टाइम का मतलब है वक्त, टाइम का मतलब है वक्त, और टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, गुना। कितनी दफा, या गुना या दफा, ये देख लें आप। टाइम्स, टोटल टाइम्स बैक्टीरिया डबल्स। ठीक है, बैक्टीरिया वैसे वो है क्या कहते हैं, प्लूरल है, तो डबल लिख दें इधर यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें, ये 2n+1 टाइम्स दफा, 2n+1 दफा बैक्टीरिया डबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला, इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये इसको के कर लें या इसको के दिया होता और यहाँ पे कर लेते। यह फार्मूला है A1r⁻n-1 और उसकी जगह n की जगह आपको 2n+1 रखना पड़ेगा। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर k अगर होता तो 2k-1+1 कर लेते। वैसे अगर आप k भी इधर पुट कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपकी आपका आंसर ठीक होगा। कोई जो है ना टीचर मुश्किल ही है कि इसको वो रिजेक्ट करे। ठीक है, ये आप कर लें, 2k-1+1 ये कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये 2k, और अब ये 2 और ये A1 हो गया। और जब आप इसको ये करेंगे तो A⁴n ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, 2⁴ A1 को क्योंकि ऊपर A लिया हुआ था, ये क्योंकि आपके पीछे बुक में आंसर इस तरह है इसलिए मैंने इस तरह कर दिया, लेकिन ये भी ठीक है आंसर, और ये k ही होना चाहिए, A⁴n। तो ये आपको समझ लगी, ये सारा गौर से इसको आप समझ के ये करें क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको ट्रबल देगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी देखें, टाइम और टाइम्स, और ये 2k+1 और kth टर्म, और ये फर्स्ट टर्म और 0r, और इस तरह की ये काफ़ी ट्रिकी ये क्वेश्चन है सारे। सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे भी जब तक मैंने ये नहीं लिखा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इस क्वेश्चन की कि ये कैसे आ गया, A⁴n कैसे आंसर आ गया इसका। तो फिर जब मैंने ये लिखी तो फिर मुझे एक्सप्लेन हुआ कि अच्छा ये हो रहा है, तो ये ज़रूरी है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत ही छोटा सा और ट्रिकी क्वेश्चन था, आइंस्टाइन को किसी ने लिख के भेज दिया, तो आइंस्टाइन को भी पेपर पे हल करना पड़ा। आइंस्टाइन कह रहा था कि जब तक मैंने पेपर पे नहीं हल किया, वो एक है स्पीड के मुतल्लिक कि एक कार इस तरह जाती है, वो इतनी स्पीड से ऊपर जाती है और कुछ स्पीड से नीचे आती है, तो बताओ कि इतना टाइम वो ऊपर जाते हुए लेती है,
तो ये टाइम कितना टाइम लेगी वो नीचे आते हुए। तो उसमें वो देखने में बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब आप पेपर पे करें तो आपको पता चलता है कि टोटल टाइम तो ऊपर जाते जाते ही उसे लग जाता है। नीचे आने के लिए वो टाइम दिया होता है कितने टाइम में स्पीड से ऊपर जा रही है, बताए किस स्पीड से नीचे आए कि जो बाकी टाइम बच गया उस टाइम में वो नीचे आ जाए। तो वो जिस स्पीड से ऊपर जा रही है सारा जो गिवन टाइम है वो ऊपर जाते जाते लग जाता है। अब थ्योरेटिकली अगर उसने नीचे आना है इन जीरो टाइम, तो इसका मतलब इन्फिनिट स्पीड से उसे नीचे आना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने पहले कहा कि ये जब तक मैंने पेज पे नहीं किया लिख के, तो मुझे ये क्वेश्चन मेरे से गलत कर लेना था, मैंने मुझे पेज पे लिख के ये करना पड़ा। तो समटाइम्स हो जाता है ऐसे। तो इसलिए ये आप क्वेश्चन समझें और इसको ज़रा आपने अपना दिलो दिमाग हाजिर करके आपने लिखना है। ठीक है जी। चलें जी। लास्ट क्वेश्चन है, joining the midpoints of the sides of an equilateral triangle having half the perimeter of original triangle is obtained. We form a sequence of nested equilateral triangles in the manner described above, with the original triangle having a perimeter 3 by 2. What will be the total perimeter of all the triangles formed in this way? अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़ें, इसको समझें कि ये चाह क्या रहा है। क्वेश्चन समझनी सबसे बड़ी बात है, उसके बाद तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्या है वो, ये रहा है कि एक इस तरह ओरिजिनल ट्राइंगल है, फर्ज कर लें ए बी सी ये ट्राइंगल है, उसका उसने पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि 3/2 मीटर है। उसके अंदर कहता है कि यहाँ से बी और सी के हाफ पे ए और डी के हाफ पे एक ट्राइंगल इस तरह बना दिया है, और फिर इसके हाफ पे अंदर ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये एक ट्राइंगल बना दिया है। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके हाफ पे इसके हाफ पे इसके हाफ पे फिर ये एक ट्राइंगल बना दिया है। इस तरह ट्राइंगल्स बनाते जा रहे हैं, हम बनाते जा रहे हैं। तो बताएं कि ये टोटल पेरीमीटर कितना होगा। इसका मतलब है कि ये पेरीमीटर दिया हुआ है ए 3/2 है, क्योंकि आधे आधे पे हम खींच रहे हैं ना, तो ये लाइन इसका आधा होगी, ये लाइन इसका आधा होगी, ये लाइन इसका आधा, यानी कि इस ट्राइंगल का DEF ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ABC ट्राइंगल से हाफ होगा। तो रेशियो कितनी हो गई, 1/2 की हो गई। एस इन्फिनिटी क्योंकि छोटा हो रहा है, हाफ है R, तो एस इन्फिनिटी इज A/1 - R। जब आप इसमें पुट करेंगे तो 3 मीटर आएगा। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, सिर्फ और सिर्फ समझना इसको मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन 5, वो मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलें, शाबाश, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, वो मैंने सारी वो भी कर दी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। मैंने अपने उस पे भी नोट्स रखे हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ये किधर गए जी, किधर गया, ये है जी, ये यहाँ पर आप जाके ये सोशल मीडिया प्रेजेंस है हमारी, ठीक है। हाँ, चलें, इधर भी नहीं सही आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, चलें यहाँ कर लेते हैं। चले, ये है, ठीक है जी। अल्लाह खैर करे। अब एक्सरसाइज 6.10 में मिलते हैं। ये भी मैंने हल कर ली हुई है, ये आपको दिखा दूं तो ये भी मैं लेक्चर इस पे रिकॉर्ड करवा देता हूँ। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।